एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। जो हमारे एलएलपी रूल्स 2009 है उसके रूल 24 में बताया गया है कि किसको जरूरत होती है ऑडिट कराने की, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट। कौन सी ऐसी एलएलपी फर्म है जो कि एलिजिबल है ऑडिट कराने के लिए, क्या क्राइटेरिया है ऑडिट कराने का किसी भी एलएलपी फर्म को, क्या ऑडिटर की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए होता है और कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है ऑडिटर का, प्लस जो अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा कैसे किया जाता है। इन सभी टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। आई होप आपने ये वीडियो देख लिया है, क्योंकि इसके अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऑडिट ऑफ अकाउंट समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो बेसिस होता है वो पिछले टॉपिक्स में ही बताया गया होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अबाउट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, यानी कि कौन कौन सी ऐसी एलएलपी फर्म्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है ऑडिट कराने की। एलएलपी हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड इन एनी फाइनेंशियल ईयर ₹40 lakhs, यानी कि एक ऐसी एलएलपी फर्म जिसका टर्नओवर पिछले कुछ सालों में, यानी कि जो उसका फाइनेंशियल ईयर है उसमें 40 लाख से ऊपर नहीं गया है, या फिर उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं हुआ है, तो उसको जरूरत नहीं है अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराने की। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि ये जो लिमिट दे रखी है 40 लाख की, ये टर्नओवर के ऊपर लिमिट है, और जो 25 लाख की लिमिट है वो हमारे कंट्रीब्यूशन के ऊपर लिमिट है। तो क्या ये दोनों लिमिट्स को हम फॉलो करना है? मतलब अगर हमारा टर्नओवर 40 लाख से ऊपर नहीं गया तब तो हमें ऑडिट नहीं कराना है, पर अगर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ऊपर चला गया है तब तो हम ऑडिट करा सकते हैं। तो क्या हमें ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं या फिर कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है? मतलब अगर 40 लाख से ऊपर हमारा टर्नओवर गया तो हम ऑडिट करा सकते हैं, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है तब भी, या फिर हमारा जो टर्नओवर है वो 40 लाख से कम है पर हमारा कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर हो गया है, तब क्या हम ऑडिट करा सकते हैं? तो इसका आंसर हम अपने नोट से समझ लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख, यानी कि टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कैपिटल या कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख, यानी कि जो हमारी कैपिटल है या जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो इन टोटल 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर उस फर्म को आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, उस फर्म को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अपने अकाउंट्स की। नोट है यहाँ पर कि टर्नओवर अबव 40 लाख, यानी कि टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होना चाहिए, एंड कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए, आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। मतलब कि इसको फिर हम क्या कहते हैं, कंपल्सरी ऑडिट कहते हैं। मतलब कि दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं अकाउंट्स को ऑडिट कराने के लिए। यानी कि अगर हमारा टर्नओवर 40 लाख से कम हुआ या फिर हमारा कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम हुआ तो फिर हम ऑडिट नहीं करा सकते। कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी हम ऑडिट नहीं करा पाएंगे, दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। यहाँ पर और नहीं लगा है, यहाँ पर लगा है एंड। एंड का मतलब हुआ कि ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए, तभी हम अपने अकाउंट्स का ऑडिट करा सकते हैं। तो यही रिक्वायरमेंट है ऑडिट की कि ये दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। यही क्राइटेरिया है कि जो हमारा टर्नओवर है वो 40 लाख से ज्यादा होना चाहिए और जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम अपने अकाउंट्स का ऑडिट करा सकते हैं। उसके बाद है एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। एक व्यक्ति क्वालिफाई नहीं होगा ऑडिटर की तरह अपॉइंट होने के लिए जब अनलेस ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मतलब कि जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है वही एलएलपी फर्म्स का ऑडिट कर सकता है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति एलिजिबल नहीं है एक एलएलपी फर्म का ऑडिट करने के लिए। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होती है? ऑडिटर ऑफ एलएलपी शैल बी अपॉइंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है ऑफ द एलएलपी फॉर ऑडिटिंग इट्स अकाउंट, उसके अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, द डेजिग्नेटेड पार्टनर में अपॉइंट एन ऑडिटर। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वो भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं।
एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वो भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? पहले फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, किसी भी समय पर पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। पहले ईयर के केस में जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके केस में तो पहला फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे किस चीज के लिए कहा है? एलएलपी फर्म का जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो एलएलपी फर्म का जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले। और उसके बाद वाले जो फाइनेंशियल ईयर्स आते हैं उसमें कब कर सकते हैं? 30 days प्रायर टू एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, यानी कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है फॉर सपोज, तो फिर 31 मार्च से 30 दिन पहले यानी कि 28 फरवरी तक उन्हें अपॉइंटमेंट करना होता है ऑडिटर का, 30 days प्रायर टू एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो यानी कि 28 फेब तक उन्हें अपॉइंटमेंट करना होता है ऑडिटर का, अदर देन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि कभी भी कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई 30 days वाली लिमिट नहीं है। लेकिन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर एलएलपी फर्म का शुरू होगा तो उसमें क्या होगा, जब उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होगा तब जब उसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है तो वो उसको 30 दिन पहले करना होगा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से। टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस, एक कैजुअल वैकेंसी भरने के लिए। कैजुअल वैकेंसी मतलब जो नॉर्मली जो वैकेंसी आ जाती है ऑडिटर के जाने से, जो थोड़े टाइम के लिए वैकेंसी होती है ऑफ ऑडिटर, इंक्लूडिंग इन द केस व्हेन द टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन ऑफ एलएलपी एक्सीड द लिमिट। जब एलएलपी फर्म क्या कंट्रीब्यूशन की लिमिट जो अभी हमने पीछे पढ़ी कितनी थी 40 lakhs, और जो कंट्रीब्यूशन की लिमिट हमने पढ़ी 25 lakhs, जब वो एक्सीड कर जाती है तब भी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि तब तो हमारी जो एलएलपी फर्म होती है वो एलिजिबल हो जाती है ऑडिट कराने के लिए। और अगर कैजुअल वैकेंसी है उस केस में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। टू फिल अप द वैकेंसी कॉज्ड बाय रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, अगर ऑडिटर को किसी वजह से, किसी मिसबिहेवियर की वजह से या कोई और ऐसी उसकी मिसकम्प्लायंस की वजह से अगर ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाता है तो वैकेंसी को फिल करने के लिए भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर बाय अ पार्टनर, अब जो फर्म के पार्टनर्स हैं उनके द्वारा जो अपॉइंटमेंट होती है, ये तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बात करी हमने। अब जो फर्म के पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स में अपॉइंट एन ऑडिटर वेयर द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैव पावर टू अपॉइंट एंड हैव फेल टू अपॉइंट। मतलब जो पार्टनर्स हैं वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब करेंगे, जबकि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फेल हो जाती हैं। मतलब अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स किसी वजह से अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं ऑडिटर का इन सारी कंडीशंस में, तो फिर उसके बाद राइट आ जाता है पार्टनर्स के पास कि वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ऑडिटर का। टेन्योर ऑफ ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफिस और देयर अपॉइंटमेंट। जो ऑडिटर होता है उसको होल्ड ऑफिस, मतलब ऑफिस होल्ड करता है वो कितने टाइम के लिए, किस बेसिस पर, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ हिज और देयर अपॉइंटमेंट। जो उनकी अपॉइंटमेंट की टर्म्स होती हैं उसके बेसिस पर वो अपना ऑफिस होल्ड करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेता है, अपॉइंटमेंट को ज्वाइन करता है। एंड शैल कंटिन्यू टू होल्ड सच ऑफिस, और उस अपॉइंटमेंट को कंटिन्यू रखता है टिल द पीरियड, किस समय तक, द न्यू ऑडिटर आर अपॉइंटेड, कोई नया ऑडिटर नहीं आ जाता तब तक वो पुराना वाला ऑडिटर अपने ऑफिस को होल्ड करता है, मतलब कि अपने अपॉइंटमेंट को कंटिन्यू रखता है। दे आर रीअपॉइंटेड, या फिर वही वाला ऑडिटर अपना रीअपॉइंट कर दिया जाए। मतलब या तो उस ऑडिटर की जगह हम कोई नया ऑडिटर अपॉइंट कर लें तो पिछले वाले ऑडिटर का टेन्योर खत्म हो जाएगा, या फिर उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट कर लें, दोबारा से अपॉइंट कर लें, तो फिर उसका जो पुराना वाला टेन्योर है, जो पुराना वाला पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। उसके बाद एडवांटेजेस, पर्पस या नीड ऑफ ऑडिट क्या होती है? डिटेक्शन ऑफ एरर और फ्रॉड, ये हमें पता है कि जो ऑडिटर को हम अपॉइंट करते हैं वो किस लिए करते हैं, जिससे कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जितने भी एरर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, वो उसको हम डिटेक्ट कर सके। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए करते हैं। रिजॉल्विंग डिस्प्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन रिलेशन टू अकाउंटिंग मैटर, अगर अकाउंटिंग मैटर से रिलेटेड पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए करते हैं। अरेंजिंग फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स पर फेथ करते हैं, तो अगर हमें कोई फाइनेंस चाहिए तो फिर हम अगर हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड हैं तो फिर हमारे को जल्दी से फाइनेंस मिल जाता है, इसीलिए हम
नीड ऑफ ऑडिट होती है या पर्पस होता है या फिर एक एडवांटेज होती है ऑडिट कराने की। इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी, जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है, किसी भी मिस एप्रोप्रिएशन या फ्रॉड को करने से डरता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, इन सारे केस में जो अकाउंट्स होते हैं उनका प्रॉपर सेटलमेंट हो जाता है अगर हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं, क्योंकि फिर उन पर हमारा फेथ बढ़ जाता है। अगर वो अकाउंट्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या फिर किसी फर्म ऑफ सीए ने ऑडिट करे हैं तो फिर इन सारी चीजों में उसकी एडवांटेजेस होती हैं, मतलब उसकी हेल्प हो जाती है एक तरीके से हमारे को, क्योंकि वो अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं। That's all for this video. Auditor duty regarding audit of LLP we will discuss in the next video.